तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डॉक्टर सौरभ सर आप सभी को एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, पैरामेडिकल की कोई तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में लेकर के आता रहता हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसमें से 100% एक सवाल आना तय है। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन स्किन यानी मानव त्वचा के बारे में। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे ह्यूमन स्किन क्या होती है, उसके कितने पार्ट होते हैं, कितने टाइप होते हैं, और डायग्राम के थ्रू, डायग्राम की मदद से बड़े ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन स्किन क्या है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि स्किन या त्वचा हमारा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। नीचे आप डायग्राम में बेटा देख सकते हैं, ये जो सामने डायग्राम आपको दिखा हुआ है, जो सामने दिख रहा है, ये काय का डायग्राम है? स्किन का डायग्राम है। स्किन में आप देखो, ऊपर की परत, सबसे बाहरी जो लेयर है वो एपिडर्मिस है। उसके बाद में सेकंड जो लेयर दिखाई है वो है डर्मिस, और इन दोनों के नीचे हाइपोडर्मिस, जो कि डर्मिस के भी नीचे पाई जाती है। उसके अलावा इसके अंदर बेटा स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हेयर सेल होती हैं, हेयर रूट होते हैं। तो स्किन के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो एक एक करके इनको समझते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमारे ध्यान में रखने का है वो क्या है? स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, मतलब स्किन शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट, एट द सोल ऑफ फुट, palm of hand and scalp region it is thick about 5 mm। मतलब ये सोल ऑफ फुट पर, मतलब पैर के तलवे पर, हाथ की हथेली पर, सिर की त्वचा पर जो त्वचा होती है वो सबसे मोटी होती है, सर्वाधिक मोटी होती है। वहां पर इसकी मोटाई जो है वो लगभग 5 mm होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, इट इज द थिनेस्ट ओवर द आईलिड और पेनिस। आईलिड और पेनिस मतलब पलकों और लिंग पर सबसे पतली त्वचा होती है। पेनिस पर सबसे पतली त्वचा होती है, जो कि लगभग 0.5 मिलीमीटर इसकी मोटाई होती है। द एवरेज वेट ऑफ स्किन, स्किन का जो एवरेज वेट है वो कितना होता है? 4.5 kg। अब बात आती है वेट की, तो हमारे स्किन का लगभग औसतन वजन 4 से 5 किलोग्राम होता है, लगभग शरीर के भार का 7%। मतलब हमारी पूरे बॉडी में जितना वजन है उसका 7% वजन जो होता है वो किसका होता है? स्किन का होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्किन की स्ट्रक्चर की, यानी त्वचा की संरचना के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, स्किन कंसिस्टली मेनली 2 लेयर्स, यानी स्किन के अंदर, त्वचा के अंदर 2 लेयर्स होती हैं, 2 परतें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो एक होती है एपिडर्मिस और दूसरी होती है डर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस जो होती है, याद रखिएगा, एपिडर्मिस जो होती है वो आउटर लेयर है। एपिडर्मिस जो होती है वो आउटर लेयर होती है, और डर्मिस जो होती है वो इनर लेयर होती है, ठीक है। याद रखिएगा, एपिडर्मिस आउटर लेयर होती है, और इसके अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती, कोई भी नर्व सप्लाई नहीं होती। तो क्या नहीं होता? नो ब्लड सप्लाई, नो ब्लड सप्लाई, याद रखना, और नो नर्व सप्लाई, याद रहेगा। तो इसके अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई प्रेजेंट नहीं होती है। आउटर मोस्ट लेयर होती है, थिनेस्ट लेयर होती है, सबसे पतली होती है। एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे, आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये आउटर मोस्ट जो लेयर है, ये जो लेयर है, देखो ये ऊपर वाली जो लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, याद रहेगा। चलिए एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस इज द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन। बेटा हमेशा याद रखिए, एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो त्वचा की, स्किन की सबसे बाहरी परत होती है, जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर के बनी हुई है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, इस बात को आप नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? एपिडर्मिस जो होती है सुपरफिशियल लेयर होती है, और ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की टिश्यू है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन करके स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एपिडर्मिस किस टिश्यू का बना हुआ होता है? तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा। उसके बाद में एपिडर्मिस त्वचा, मतलब सीधा सीधा अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें हिंदी में, तो एपिडर्मिस त्वचा की सबसे बाहरी परत है, जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी हुई होती है। दूसरा स्पेसिफिकेशन, दूसरी बात जो आपको एपिडर्मिस के लिए याद रखनी है, इट डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल एंड गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एयर। मतलब इसके अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं होती है। ये आसपास की जो हवा होती है उसी से ऑक्सीजन लेकर के जिंदा रहती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।
तो उस ऑक्सीजन की पूर्ति ये सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है, जो डायरेक्टली बेटा एनवायरनमेंट से ये करती है, ध्यान रखिए। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती। इस बात को आप नोट कर लीजिए, इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए कि इस प्रकार के यानी एपिडर्मिस के अंदर किसी भी प्रकार की ब्लड सप्लाई नहीं होती है और ये ऑक्सीजन को यानी हवा जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको आसपास की हवा से ये प्राप्त करती है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ सेल इन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो याद रखिएगा 5 टाइप्स की यानी 5 प्रकार की कोशिका, 5 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है या 5 इसकी लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है केराटिनोसाइट्स। सबसे पहला है बेटा केराटिनोसाइट्स। 5 प्रकार की मैंने क्या बताई आपको, जो 5 प्रकार की लेयर हैं, जो 5 प्रकार की लेयर हैं वो इन्हीं टिश्यू से मिलकर के बनी हुई हैं। तो सबसे पहला है बेटा केराटिनोसाइट। केराटिनोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं लगभग स्किन के अंदर, एपिडर्मिस के अंदर 90% ये प्रेजेंट होती हैं और इनका काम होता है केराटिन प्रोटीन का निर्माण करना। इनका काम क्या होता है? केराटिन प्रोटीन का निर्माण करना। सेकंड पे आती है मेलेनोसाइट। दूसरी आती है मेलेनोसाइट कोशिकाएं, मेलेनोसाइट सेल, जो कि लगभग 8% होती हैं और ये मेलानिन नाम का पिगमेंट सीक्रेट करती है। मेलानिन नाम का पिगमेंट सीक्रेट करती है जो कि ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंट होता है। कैसा? ब्राउनिश ब्लैक यानी भूरा काला वर्ण का होता है। इस वजह से हमारी त्वचा का रंग भी मेलानिन के कारण ब्राउनिश ब्लैक होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। जो हमारी त्वचा का जो रंग है वो मेलेनोसाइट से निकलने वाले मेलानिन की वजह से होता है। इस मेलानिन के कारण ही त्वचा का रंग होता है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं मेरिकल सेल। जो मेरिकल सेल होती हैं, तीसरे प्रकार की सेल मेरिकल सेल, ये क्या करती है? डिटेक्ट टच सेंसेशन, मतलब स्पर्श की संवेदना को ये महसूस करने में मदद करती हैं, क्योंकि त्वचा का एक काम स्पर्श के, टेम्परेचर के, इन सभी की संवेदनाओं को महसूस करना होता है। उसके बाद में चौथे प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं लैंगरेंस सेल। लैंगरहेंस कोशिकाएं ये क्या करती हैं? प्ले इंपोर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। याद रहेगा। चलिए अब बात करते हैं बेटा लेयर ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की लेयर, तो याद रखिएगा बेटा एपिडर्मिस जो है 5 लेयर से मिलकर के बना हुआ है। देयर आर 5 लेयर, 5 लेयर होती हैं जिनसे मिलकर के एपिडर्मिस बनी हुई होती है। बड़े ही आसान भाषा में डायग्राम के साथ समझेंगे। तो पहले बेटा याद करिए, सबसे पहले हम आउटर टू इनर चल रहे हैं ना, आउटर टू इनर। आउटर सबसे बाहर वाली और ये होगी बेटा सबसे इनर वाली। तो हम आउटर टू इनर स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, दूसरी है स्ट्रेटम लूसिडम, तीसरी है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, चौथे नंबर की होती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम और पांचवें नंबर की होती है स्ट्रेटम जर्मिनेसम, जर्मिनेटिवम या बेसिली। आप डायग्राम में देख सकते हैं बेटा, यहां तक ये जो लेयर है, ऊपर वाली जो लेयर है, ये जो लेयर है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। उसके बाद में सेकंड जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम लूसिडम, सेकंड लेयर ये स्ट्रेटम लूसिडम। उसके बाद में थर्ड लेयर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, फिर फोर्थ लेयर स्ट्रेटम स्पाइनोसम और उसके बाद में सबसे अंदर वाली स्ट्रेटम वेसिली। इस तरीके से 5 लेयर होती हैं। चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है स्ट्रेटम कॉर्नियम की। तो देखिए स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर कंसिस्टिंग ऑफ डेड सेल कॉल्ड क्रेनियोसाइट्स, मतलब या कॉर्नियोसाइट। स्ट्रेटम कॉर्नियम का नाम इसलिए स्ट्रेटम कॉर्नियम पड़ा क्योंकि इसके अंदर मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम कॉर्नियोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो ये सबसे बाहरी परत होती है जिसमें कॉर्नियोसाइट नाम की मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। उसके बाद में ये मृत कोशिकाएं क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि और याद रखिएगा, सेल लूज देयर न्यूक्लियस ड्यू टू द प्रेशर एंड कंटेन फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोजन, मतलब दबाव के कारण इसके जो न्यूक्लियस होता है वो नष्ट हो जाता है और इसमें फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोजन उपस्थित होते हैं। ये ध्यान रखिएगा स्ट्रेटम कॉर्नियम में। उस ये सामने जो आप डायग्राम देख रहे हो ये डेड सेल है बेटा, डेड सेल है केराटिन की, केराटिन के साथ में ये डेड सेल फिल्ड है और ये स्ट्रेटम कॉर्नियम है। उसके बाद में अगला सेकंड जो लेयर है स्ट्रेटम लूसिडम। स्ट्रेटम लूसिडम जो होता है वो फ्लैट एपिथेलियम सेल से मिलकर के बना हुआ होता है, मतलब चपटी एपिथेलियल कोशिकाओं से बनी ये एक शाइनी यानी चमकदार परत होती है। ठीक है, याद रहेगा। नीचे आप डायग्राम में देख सकते हो स्ट्रेटम लूसिडम, ये जो लेयर है बेटा ये वाली जो लेयर है ये है स्ट्रेटम लूसिडम, ये वाली लेयर। ठीक है, स्ट्रेटम लूसिडम। उसके बाद में अगली है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम जो होता है वो क्रेटियोहाइलिन ग्रेन्यूल से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, जो कि क्रेटिन के ही प्रकर्सर होते हैं, मतलब पूर्व रूप होता है, क्रेटिन का ही पूर्व रूप है जिससे मिलकर के ये बने होते हैं। तो ये थिन लेयर होती है, मतलब पतली परत होती है जो क्रेटिनोहाइलिन कण से, मतलब ग्रेन्यूल से मिलकर के बनी हुई है। याद रहेगा।
ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, क्योंकि इसमें छोटे-छोटे बिंदु जैसी संरचनाएं हैं, यानी ग्रेन्यूल हैं, दानेदार संरचनाएं, इसलिए इनको स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम बोलते हैं। उसके बाद में आते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम। अगली जो कोशिका की परत है, यानी एपिडर्मिस की जो अगली लेयर है, उसका नाम है फोर्थ लेयर स्ट्रेटम स्पाइनोसम। जो स्पाइनोसम लेयर है वो स्पान लाइक प्रोजेक्शन, इसके अंदर स्पाइन प्रोजेक्शन होते हैं, मतलब कांटेदार प्रोजेक्शन, कांटेदार उभार होते हैं, इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। ठीक है, तो इसको हम प्रिकल सेल लेयर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में अगला आता है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम जो लेयर है वो न्यू सेल से फॉर्म होती है, जो कि माइटोसिस के थ्रू बनती है। माइटोसिस के द्वारा जो कोशिकाएं बनती हैं वो न्यू सेल से, क्योंकि इसका नाम जर्मिनेटिवम इसलिए पड़ा क्योंकि जर्मिनेटिवम वर्ड जो आया है वो जर्मिनेशन से आया है। जर्मिनेशन माने न्यू फॉर्मेशन। तो ये नई नई कोशिकाओं से बनती है, जो माइटोसिस सेल डिवीजन से होता है। तो थोड़ा सा आपको मैं इंट्रो दे दूं, माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस क्या है बेटा, ये एक सेल डिवीजन है। ये क्या है, माइटोसिस एक सेल डिवीजन है, जिसमें होता क्या है, एक कोशिका, एक पेरेंटल सेल दो डॉटर सेल में चेंज होती है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या समान रहती है। क्रोमोसोम की संख्या याद रखिएगा, समान रहती है। ऐसा सेल डिवीजन जिसमें पेरेंटल सेल और डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या समान रहती है, उसे हम कहते हैं माइटोसिस। और कोशिका एक कोशिका से दो में विभाजित होती है। क्लियर हो गया। चलिए, उसके बाद में अब आते हैं हम नेक्स्ट डर्मिस पर, जो कि स्किन की दूसरी लेयर है, डर्मिस। तो डर्मिस को हम देखें तो डर्मिस इज द इनर लेयर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब डर्मिस त्वचा की भीतरी परत होती है। दूसरे नंबर की परत होती है जो संयोजी ऊतक से मिलकर के बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी हुई है। इट कंटेन्स हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, ब्लड वेसल और लिम्फेटिक। मतलब इसमें हेयर फॉलिकल, बालकूप, स्वेट ग्लैंड, श्वेत ग्रंथियां, सेबेसियस ग्लैंड, तैलीय ग्रंथियां, ब्लड वेसल्स यानी रक्त और लसिका वाहिकाएं इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो मतलब डर्मिस एक ऐसी लेयर है जिसके अंदर प्रॉपर बेटा हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड और ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ये सारी चीजें उपस्थित होती है, सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। याद रखना, ये सामने जो आपको मैंने डायग्राम दिखाया है, ये काय का है, ये डर्मिस का है। आप गौर से देखो, यहाँ से ये डर्मिस लेयर बेटा स्टार्ट हो गई, तो इसमें हर चीज है, हर वो चीज है, आर्टरी है, वेन है, हेयर फॉलिकल है, स्वेट डक्ट है, ठीक है, स्वेट ग्लैंड है, सेबेसियस ग्लैंड है। सेबेसियस ग्लैंड क्या करती है, ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं इनको, सीवम सीक्रेट करती हैं। उसके अलावा अरेक्टर पिली मसल है जो हेल्प करती हैं। जो रोंगटे खड़े होते हैं वो इन्हीं मसल्स की वजह से होते हैं। तो समझते हैं एक एक करके इसकी लेयर्स के बारे में। तो डर्मिस की अगर हम लेयर की बात करें तो सबसे पहली लेयर होती है बेटा पेपिलरी लेयर। पेपिलरी लेयर जो होती है, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, नर्व वेसल प्रेजेंट होती हैं और क्रोमेटोपोर्स होते हैं। मतलब इसमें रक्त वाहिकाएं होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं और वर्णक कोशिकाएं होती हैं। वर्णक कोशिकाएं कौन सी होती हैं, वर्णक कोशिकाएं कौन सी होती हैं, क्रोमेटोपोर्स। ठीक है, ये कहीं ना कहीं कलर प्रोवाइड करती है। उसके अलावा रेटिकुलर लेयर, दूसरे नंबर की जो लेयर है उसका नाम है बेटा रेटिकुलर लेयर। रेटिकुलर लेयर जो होती है वो कोलेजन कंसिस्ट करती है और इलास्टिक फाइबर, मतलब इसके अंदर इसमें कोलेजन और इलास्टिक फाइबर, ये दोनों तरह की फाइबर इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये दो लेयर हो गई। इसकी दो लेयर कौन कौन सी, पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर। अब बात करते हैं कलर ऑफ स्किन। मतलब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हमारी जो त्वचा का कलर है, त्वचा का जो रंग है, वो किस बात पर निर्भर करता है। तो त्वचा का रंग दो चीजों पर निर्भर करता है ना, एक मेलानिन पिगमेंट और हीमोग्लोबिन इन ब्लड। मतलब मेलानिन नाम का जो पिगमेंट है वो, और हीमोग्लोबिन ब्लड में उपस्थित होना। मतलब अगर किसी मरीज में, अगर किसी पेशेंट में, अगर किसी व्यक्ति में मेलानिन का लेवल बढ़ेगा, मेलानिन का लेवल बढ़ेगा तो त्वचा का रंग कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, ये याद रखना। तो मेलानिन का लेवल जितना ज्यादा होगा उतना त्वचा का रंग ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं धूप में निकल करके जाते हैं तो धूप में यूवी रेस की किरणें आपकी स्किन पर पड़ती हैं, जिससे मेलेनोसाइट जो है ज्यादा मेलेनिन निकालती है, तो हमारी स्किन का कलर ज्यादा डार्क हो जाता है। इसलिए धूप में घूमने से हम काले हो जाते हैं। ठीक है, माने स्किन का कलर डार्क हो जाता है। तो याद रखना, मेलेनिन जो पिगमेंट है उसकी वजह से स्किन का कलर डार्क होता है। उसके अलावा दूसरा, हीमोग्लोबिन के ऊपर डिपेंड है स्किन का कलर। कैसे, अगर किसी व्यक्ति में लो हीमोग्लोबिन है, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो स्किन कैसी हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी, यानी पेल स्किन हो जाएगी। और रिड्यूस हीमोग्लोबिन कॉज ब्लूइश कलर यानी साइनोसिस, और हीमोग्लोबिन की कमी से साइनोसिस भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, साइनोसिस कैसे होगी, साइनोसिस का मतलब नीला पड़ना। नीला कब पड़ेगी, कोई भी त्वचा बेटा नीली कब पड़ेगी, नीली कब पड़ेगी, जब उसके अंदर, त्वचा के अंदर किसकी कमी आ जाएगी, O2 की, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। ऑक्सीजन की कमी क्यों आ रही है, क्योंकि HB हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कहाँ पे उपस्थित होता है, आरबीसी की सतह पर।
आरबीसी की सतह पर होता है, ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है बेटा? आरबीसी की सतह पर होता है। इसका काम क्या होता है? O2 को बाइंड करना, मतलब इनको ऑक्सीजन को या CO2 को बाइंड करना। इसको बाइंड करके ये क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसफर करवाता है। तो अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ऑक्सीजन या CO2 बॉडी में प्रॉपर तरीके से, मेनली ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगी, है ना। जब बाइंड नहीं होगी तो बॉडी के अंदर या पर्टिकुलर टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी आएगी, तो जिससे नीलापन या साइनोसिस देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं बेटा फंक्शन ऑफ स्किन, मतलब त्वचा के क्या क्या कार्य हैं। हमने त्वचा के बारे में पढ़ा, त्वचा के बारे में समझ लिया, अब हम समझेंगे त्वचा के कार्य। तो सबसे पहला कार्य है प्रोटेक्शन या संरक्षण, मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन बॉडी सब्सटेंस हमारे शरीर में बाहर से घुसने की कोशिश करते हैं, उनकी एंट्री को, उनके पैसेज को ये रोकने का काम करती है। मतलब त्वचा हमारे शरीर में एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बैरियर की तरह काम करती है, मतलब रोकने का काम करती है, प्रोटेक्शन करती है। उसके अलावा दूसरा है बेटा सेंसेशन या संवेदना, मतलब त्वचा से ही हीट का, कोल्ड का, टच का, पेन का, मतलब गर्म ठंडे का, टच का, पेन का, इनका जो सेंसेशन है, इनकी जो संवेदनाएं हैं, वो त्वचा के थ्रू ही होती है, क्योंकि त्वचा के अंदर नर्व सप्लाई प्रेजेंट होती है। तीसरा जो कार्य है वो है टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी ताप का नियंत्रण, मतलब हमारे शरीर में ताप का जो नियंत्रण है वो भी त्वचा करती है। किसके द्वारा? रेडिएशन, कंडक्शन और एवेपोरेशन के द्वारा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं किसी ठंडी सतह को छूता हूं तो मेरे शरीर की जो गर्मी है उस ठंडी सतह में ट्रांसफर हो जाएगी, चली जाएगी, जिसकी वजह से जो सतह है वो गर्म हो जाएगी, मतलब नॉर्मल हो जाएगी। ऐसे ही यदि हवा चल रही हो ठंडी, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी भी ठंडी हो सकती है। और एवेपोरेशन, सबसे अच्छा एवेपोरेशन, एवेपोरेशन जिसमें हमारे शरीर से गर्मी का जो है एवेपोरेट होता है। अगर हम एक कमरे के अंदर, एक रूम के अंदर अगर 10 से 15 लोगों को अगर एक साथ बिठा दिया जाए तो उस कमरे का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमारी शरीर से हमेशा एवेपोरेशन होता रहता है, मतलब शरीर की गर्मी निकलती है। अब देखो सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जैसे सर्दी के दिनों में हम जो है गर्म कपड़े पहनते हैं, तो गर्म कपड़े क्या गर्म होते हैं? नहीं। होता क्या है कि जो गर्म कपड़े होते हैं उनकी मोटाई ज्यादा होती है, उनके जो फाइबर्स है वो पास पास होते हैं। तो जब जब हम गर्म कपड़ों को पहनते हैं सर्दी के दिनों में, तो वो कुछ नहीं करते, सिर्फ हमारी शरीर की जो ऊष्मा है, शरीर की जो गर्मी है, उसको शरीर से बाहर नहीं जाने देते, उसको बांध के रखते हैं, ट्रैप करके रखते हैं। इसीलिए हमें सर्दी के दिनों में गर्म कपड़े पहनने पर हमें सर्दी महसूस नहीं होती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए उसके बाद में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अगला काम क्या है? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, मतलब हमारे शरीर में पानी का, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाना। उदाहरण के लिए पसीने के रूप में हमारे शरीर से जो पानी निकलता है, जो वाटर निकलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट निकलते हैं, तो उनका बैलेंस भी स्किन बनाए रखती है। उसके अलावा एक्सक्रिएशन, मतलब उत्सर्जन, तो यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट्स, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको पसीने के रूप में हमारे शरीर से निकालती है, इसलिए एक्सर्शन या उत्सर्जन फंक्शन भी हो गया। उसके बाद में अगला फंक्शन है एब्जॉर्प्शन या अवशोषण, यानी फैट सॉल्युबल सब्सटेंस, जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उन सभी को, या फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, मेनली फैट सॉल्युबल जितने भी सब्सटेंसेस हैं उन सभी को ये अवशोषित करने में मदद करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऑइंटमेंट या कोई क्रीम लगाते हैं तो वो आपकी स्किन में कुछ समय बाद एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद में सिंथेसिस या संश्लेषण माने फॉर्मेशन, तो विटामिन D3 का फॉर्मेशन स्किन के द्वारा, त्वचा के द्वारा किया जाता है। और लास्ट इसका फंक्शन है बेटा स्टोरेज या भंडारण, तो फैट का, वाटर का और ब्लड का, फैट, वाटर, ब्लड, इन तीनों चीजों का स्टोरेज, भंडारण ये स्किन के अंदर होता है। क्लियर हो गया? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो, तो मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को यूट्यूब पर बेटा सब्सक्राइब करिए, चैनल को बेटा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको पूरे नोटिफिकेशन हर क्लास के रेगुलरली मिलते रहें। मैं आपको, जो स्टूडेंट स्पेशली बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के एग्जाम जिनके अब होने वाले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चल रही है, उनके लिए मैं रिवीजन क्लासेस भी देने वाला हूं। तो मोस्टली हमने टॉपिक आपके बेटा कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी जो रह गए हैं उनको मैं कंप्लीट करा रहा हूं। तो आप रेगुलरली बेटा क्लासेस को देखते रहिए, हर 3 से 4 दिन बाद एक क्लास यूट्यूब चैनल पर हमारे मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पर होती है। ऐसा इसलिए कि जिससे 2 से 3 दिन में आप उस टॉपिक को क्लियर कर लें, समझ लें, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ें या समझें। तो मेरी बेटा प्रयास उन सभी बच्चों के लिए है जो सच में मेहनत करना चाहते हैं, जो सच में अपनी मेहनत कर रहे हैं एग्जाम के लिए। और मेरी इच्छा है कि आप अपने एग्जाम में बेटा सफल हो, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें, अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। तो हमने एक छोटी सी वीडियो में लगभग मात्र 20 मिनट में हमने स्किन को पूरी तरह से समझ लिया है, अच्छे से उसके बेसिक फंडामेंटल, स्किन की स्ट्रक्चर, स्किन के बारे में पूरी स्टडी हमने इस लेक्चर में कर ली है। थैंक यू वेरी मच बेटा, मिलते हैं अगले लेक्चर में।